हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कल हम लोग फेडरलिज्म की क्लास कर रहे थे और वो प्रॉब्लम ही आ गई, कुछ ऑडियो का इशू आ गया था, तो आधा हम लोगों ने पढ़ा था, आधा फेडरलिज्म जो है, संघवाद जो है वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास को, पार्ट इसका लेक्चर जो 2 है आपका, उसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोग देख रहे थे कि आखिर स्टेट में कितने लिस्ट होते हैं, सॉरी, आपका कितने लिस्ट होते हैं, जितने की जितने भी कार्य हैं राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के, उनको डिवाइड किया गया है 3 लिस्ट में। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट कहता है कि अंडर दिस आर इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स, जैसे कि डिफेंस के यूनियन में आपके फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड रहते हैं, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन मेक, मतलब सिर्फ यूनियन जो केंद्र सरकार रहती है वही सिर्फ पूरे बनाती है नियम कानून, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे राज्य सूची। इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे राज्य स्थानीय महत्व के जितने भी विषय होते हैं वो स्टेट की अपनी खुद उस पे विषय पर जो नियम कानून बनाने होते हैं वो स्टेट बनाता है, ठीक है। समवर्ती सूची थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करता है, बिकॉज इसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों के सामान्य हित के विषय शामिल होते हैं। सूची में शिक्षा, वन, व्यापार, संघ विवाह, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार जैसे जो भी अधिकार होते हैं वो सभी इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। और इन मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो होती है वो दोनों नियम कानून बनाती है, ठीक है। ठीक है, यदि कोई टकराव होता है तो केंद्र सरकार का जो निर्णय होता है वो उसको जनरली फ्रंट पे रखा जाता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर बात करें तो यूनियन लिस्ट में 100 आइटम्स हैं, जो कि पहले 97 थे, ठीक है। स्टेट लिस्ट में 61 आइटम्स हैं, जो कि 66 थे, पहले से कम किए गए। राज्य विधायिका के पास इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रहती है। समवर्ती सूची में 52 आर्टी जो आइटम्स हैं, ठीक है, कि जिन पे विषय हैं, जिन पे कि वो लोग अपना निर्णय लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्या कहते हैं, अदर सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसको रेजिड्यूटरी या फिर अवशिष्ट विषय कहा जाता है। तीनों सूचियों में से किसी भी उल्लिखित नहीं किए जाते हैं, बल्कि अवशिष्ट विषय के रूप में इन्हें जाना जाता है, जिसके मतलब कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इन सूचियों के बाहर संविधान में कई प्रावधान संसद या राज्य विधानसभा को कानून बनाने की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार इन सूचियों के बाहर संविधान के प्रावधानों को छोड़कर ऐसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति विशेष रूप से अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद के पास जो रहती है, ठीक है। संसद संविधान संशोधन के रूप में अनुच्छेद 368 प्रक्रिया का पालन करते हुए अवशिष्ट विषयों पर कानून जो रहेगा वो बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो अगर आपके पास आए कि अवशिष्ट विषय कौन कौन से होते हैं, उनमें कौन आपके लॉज बनाता है या क्या बनाता है, दीज ऑल आर मेक बाय किसके द्वारा भैया, संसद के द्वारा बनाता है, ठीक है। ऊपर क्या क्लियर है, यूनियन लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है, स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार बनाती है। आपका जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें कौन बनाते हैं भाई, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं, ठीक है। What are the executive powers? The union and state have independent executive staff controlled by their respective government. ठीक है, दोनों लोगों के जो स्टाफ्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं भाई। सेम लोग काम नहीं करते, जो केंद्र सरकार में कार्य करते हैं वो राज्य सरकार में के लिए कार्य नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संघ का कर्तव्य सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक राज्य की सरकार अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 256 के अनुसार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रही है कि नहीं, ठीक है। राज्य सरकारें प्रशासनिक मामलों में केंद्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकती। जब कोई राज्य संविधान का उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 356 के तहत शासन, राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, अभी मणिपुर में लगा हुआ है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 357 के अनुसार संसद की पूर्व व्यापी सहमति से राज्य का प्रशासन अपने हाथ में जो होता है वो ले लेता है, ठीक है। कोई भी स्टेट है जिसमें कुछ प्रॉब्लम आती है उस पर जनरली आपका जो स्टेट होता है वो कार्य, आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कार्य करते हैं। फाइनेंशियल पावर्स जो दी गई हैं, अनुच्छेद 282 सार्वजनिक प्रयोजन के लिए राज्यों को उपलब्ध विविध वित्तीय
संसाधनों को खर्च करने के वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 293 जो कहता है राज्यों को केंद्र सरकार की सहमति के बिना सीमा के उधार लेने की अनुमति देता है। हालांकि केंद्र सरकार अपने ऋण शर्तों के अनुपालन पर जोर दे सकती है। जब किसी राज्य के पास भारत के संकेतित कोष या संघ गारंटी वाले ऋण का बकाया हो, तब वो भैया तब आपको केंद्र सरकार बोलेगी कि भैया वापस कीजिए। राज्य सरकार जनरली होता है केंद्र सरकार से कुछ लोन या फंड जो होता है वो लेती है कुछ कार्य करने के लिए या कभी भी कुछ इमरजेंसी आती है तब, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति राज्य सरकारों को केंद्रीय राजस्व के हस्तांतरण की सिफारिश करने के लिए हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब राष्ट्र या उसके क्षेत्र के किसी हिस्से की वित्तीय स्थिति जो होती है अगर खराब होती है तो तब, ठीक है। इस तरह के आपातकाल को संसद द्वारा 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए और इसे कभी घोषित नहीं किया जाता है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति राष्ट्रपति द्वारा रद्द किए जाने तक अनिश्चित काल तक लागू रहती है। ये ध्यान रखिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित सभी धन विधेयक अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाते हैं। वह राज्य को मितव्ययता के मतलब आप कम खर्च कीजिए। जो आप देखोगे राष्ट्रपति क्या कहते हैं कि आप कम से कम खर्च कीजिए, राज्यों को कहते हैं कि कम खर्च कीजिए, ठीक है, ये कहते हैं। अगर आप भारत में बात करें तो फेडरलिज्म का प्रैक्टिस होता कैसे, किस तरीके से होता है, तो भारत में संघवाद की वास्तविक सफलता का श्रेय हमारे देश में जो लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति है उसको दिया जाता है। भारत में संघवाद निम्नलिखित माध्यमों से प्रकट होता है। पहला होता है भाषाई राज्य। भारत में लोकतांत्रिक राजनीति के लिए यह पहली बड़ी परीक्षा थी, ठीक है। 1947 से लेके 2017 तक कई पुराने राज्य गायब हो गए हैं और बहुत सारे नए जो स्टेट्स हैं वो बन के आए हैं हमारे सामने। इसका देखोगे इस अनुभव से पता चलता है कि भाषाई राज्यों के गठन से देश क्या हुआ है, काफी एकजुट हुआ है और इससे प्रशासन जो है वो भी बहुत आसान हो चुका है। भाषा की जो नीति थी भारतीय महासंघ के लिए दूसरी परिभाषा थी। हमारे संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है। हिंदी को भी क्या कहते हैं, वो हिंदी भी राज्य भाषा है, वो राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी के अलावा किस अन्य भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई। दे आर शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है जिसको भैया सब लोग जानते हैं। विभिन्न भाषाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय भी उपलब्ध कराए गए हैं। जैसे कि आप लोग क्या कहते हैं पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यक की शिक्षा और उनकी क्या कहते हैं उनके जो भी क्या कहते हैं राइट्स होते हैं उनकी सुरक्षा की जाएगी। तो यही होता है जिसमें भाषा आपके जाति और जिस वर्ग से आप आते हो उस कम्युनिटी को प्रोटेक्शन आपका दिया जाएगा, ठीक है। लचीले जैसे कि कश्मीरी पंडिट्स हैं तो उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उनके साथ जो जेनोसाइड हुआ उसको बचाने के लिए ये सब चीजें यू कैन ऐड दैट थिंग जब आप लिखेंगे सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। लचीलेपन की इस नीति ने देश में असुरक्षा संघर्ष को कम किया जबकि आधिकारिक उद्देश्यों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग की क्या की गई अनुमति दे दी गई, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जितना ज्यादा हो सके उतना जो एक सौम्यतावादी जो व्यवहार है उसको बनाना, ठीक है। इकाइयों के रूप में अधिक स्वायत्ता प्राप्त नहीं थी लेकिन 1990 के बाद से बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ या गठबंधन सरकारों के उदय का दौर था, ठीक है, 1990 के बाद में, और ये 2014 तक चला है, ठीक है। जो भी रीजनल स्टेट गवर्नमेंट में जो जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, स्टेट की जो पार्टियां हैं वो बहुत उभरी एंड दे हैव चैलेंज द नेशनल लेवल पार्टीज ऑल्सो। एकात्मक विशेषताएं देखोगे तो कहते हैं कि हमारा फेडरलिज्म क्या है, यूनिटरी प्लस आपके यूनिटरी फीचर्स भी हैं इसमें। कैसे हैं, तो संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ होगा। राज्यपालों की नियुक्ति एवं उनकी भूमिका कनेक्टेड है। राज्यपाल किसको रिपोर्ट करते हैं, राष्ट्रपति को। आर्थिक संघवाद जो है वो है। पॉलिटिकल इकोनॉमी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द प्रेसिडेंट। गवर्नर आर जनरली नॉट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, वो उस वहां के निवासी नहीं होते पर उन्हें अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र टूट जाता है तो 356 आपातकाल की स्थिति की अनुमति देता है जो राज्य सरकार को भंग कर देता है और एक
इस पे इतने सारे नियम बन चुके हैं कि कई बार ऐसा राज्य सरकार ने कंप्लेन की है कि कई बार जो केंद्र सरकार रहती है वो जानबूझ के आपातकाल लगा देती है। ठीक है? केंद्र में कोई भी आपातकाल केंद्र सरकार को भंग नहीं कर सकता। अनुच्छेद 356 का जो दुरुपयोग है वो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे 1975 से 1977 के टाइम पीरियड पे हो गया था। राज्य अपने वित्त का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र है जब तक कि अनुच्छेद 360 के अनुसार, यानी जो वित्तीय आपातकाल नहीं होता तब तक आप अपना सब कुछ अच्छे से कर सकते हो और कोई आपको नहीं होगा। ठीक है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश कर लगाने के लिए राज्यों के संवैधानिक अधिकार को बरकरार रखा, जो केंद्रीय बिक्री जो है के सिद्धांत के बहुत खिलाफ था कि आप कुछ भी टैक्स लगा रहे हो तो वो आपके पास रहेगा। ठीक है? हालांकि समन्वय दुविधा जिसने 1900 1991 की अप्रत्यक्ष कर सुधार प्रक्रिया को प्रभावित किया था, को रियायती संघवाद नामक एक तंत्र को तैनात करके हल किया गया, जो प्रतिस्पर्धी दावों के मध्य बिंदु के रूप में पारस्परिक रियासतों और समझौता करने की बात करते हैं। ठीक है? द गवर्नमेंट इज डिवॉल्विंग सेंट्रल फंड्स टू स्टेट अंडर स्पेसिफिक स्कीम, जैसे कि मनरेगा के रूप में गवर्नमेंट क्या करती है, आपके जो फंड है, धन होती है, वो देती रहती है। ठीक है? whose implementation by state is controversial subject to governmental approval which violates article 282। कहा जाता है भैया ये इससे काफी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है? विवाद इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं और केंद्रीय योजनाओं के लिए अनुदान सत्तारूढ़ दल के नियंत्रण और विवेक के अधीन होता है। जो पार्टी आपके केंद्र में रहती है वो कहीं से उसको कंट्रोल करके रखती है। ठीक है? अनुभवजन्य शोध से पता चलता है कि एक सामान्य प्रवृत्ति उन राज्यों को अनुदान देना है जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, ना कि उन राज्यों को जो जरूरतमंद है या जहां पर गरीब लोग केंद्रित होते हैं। ठीक है? इंडिया एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर बात करें तो आधुनिक भारत में सहकारी संघवाद की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी। ठीक है? संघवाद की यह धारणा भारत में प्राचीन काल से मौजूद थी। ठीक है? सत्ता को केंद्रीकृत करने की जो प्रवृत्ति है वो मुगलों के शासन के दौरान आंशिक रूप से स्पष्ट की गई थी कि एक जगह होगा। ठीक है? लेकिन 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी हस्तक्षेप की जो नीति थी वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दी। ठीक है? 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने द्वैत शासन नामक दोहरी सरकार की जो प्रणाली थी उसका प्रस्ताव रखा। सत्ता ब्रिटिश गवर्नर और स्थानीय सरकार के हाथों में विभाजित। ये होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जब हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं थ्रू मैकेनिज्म्स। ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट जो मैकेनिज्म्स होते हैं उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 1946 से लेकर 1950 तक संवैधानिक ढांचे का दायित्व भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख नेताओं पर था। उन्होंने संविधान का मसौदा ऐसे तैयार किया करने के लिए एक संविधान सभा का आकार दिया। उन्होंने एक विघटित और उपविभाजित समाज को एकजुट किया। देखो, भारत जो है आजादी के समय पर जब आजाद हुए हम लोग तो बहुत सारी देशी रियासतों में क्या था, बिखरा हुआ था। उन सबको एकजुट करना, एक साथ लाना, इट इज अ लिटरली वेरी चैलेंजिंग टास्क। ओके, which has been done by सरदार वल्लभ भाई पटेल। And that's why we are saying कि वो क्या है, वो लौह पुरुष है। इसीलिए विधानसभा के सदस्यों ने अवशिष्ट शक्ति वाले एक गहन केंद्र का विकल्प भी रखा कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स हो सकते हैं जिन पे कई बार दोनों लोग नहीं कहते। सत्ता के केंद्रीकरण का सिद्धांत 1980 के दशक के दौरान बहुत प्रमुख हो गया। हालांकि बाद में संघ के राज्य और राज्य से पंचायत तक सत्ता का जो वितरण बढ़ा आपका 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, तो सहकारी संघवाद भी जो है वो भी बढ़ गया। कोऑपरेटिव क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ये आपका टाउन लेवल है, ये आपका क्या कहते हैं विलेज लेवल है, इन सभी को मिला के चले और कुछ नहीं है। ठीक है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद का उल्लेख सहकारी संघवाद के रूप में किया है। सहकारी संघवाद सामान्य हितों के मुद्दों पर समन्वय के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक स्थिर संबंध, कितना राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है वो कितने बेहतरीन तरीके से कार्य करती है उस पे जनरली वो रहते हैं। ठीक है? चलिए, समझ में आया बच्चे? आगे बढ़ते हैं।
संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्यों को आवश्यक शक्तियां जिम्मेदारियां वितरित करके सहक्रियता जो होती है दोनों के बीच में उसको बहुत बढ़ाया। नीति आयोग क्या है? द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड व्हेन विथ नीति आयोग टू अटेन मोर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसको 2014 में किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। जीएसटी जो है 101 101st Amendment Act of the Indian Constitution passed unified taxation called GST. It is a unique tax that manufacturer imposed directly on consumer which obtains one nation one tax. ठीक है, जो भी कर कटेगा वो सीधे आपका स्टेट पे जाएगा। ठीक है, जो सेवन शेड्यूल है, द सेवन शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड ऑल पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट and concurrent list gives some residual power to the central. Article 249(5) authorize the Indian Parliament to amend those subject of the state list. ठीक है। However, the resolution must be passed by 2/3 majority. ठीक है, इन स्टेट काउंसिल तब होगा। ऑल इंडिया सर्विसेज देख लीजिए तो अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्य कानूनों को स्थापित करने के लिए एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की पूर्ति करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 इस प्रावधान को प्रकट करता है जो भारत में सहकारी संघवाद के तहत एकीकरण पर काम करता है। ठीक है। अनुच्छेद 263 राज्यों और केंद्र के बीच सामान्य हित कारकों पर विचार करने के लिए एक अंतर राज्य परिषद की बात करता है। ठीक है। पूर्ण विश्वास श्रेय खंड अनुच्छेद 261 पूरे भारतीय क्षेत्र में संघ और राज्यों के सभी अभिलेखों, सार्वजनिक कृत्यों, न्यायिक कार्रवाई पर पूर्ण विश्वास और श्रेय का जोर देता है और कहता है कि दोनों के बीच विश्वास जो है उसको हमें क्या करना चाहिए, बढ़ा के रखना चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट ने तो इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और आज बड़े लेवल पे बढ़ाया। ठीक है। विकेंद्रीकरण से हमारा तात्पर्य है पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर अधिकारों और जिम्मेदारियों का विभाजन कर देना। ठीक है। एक विशाल देश होने के कारण भारत में दो स्तरों के साथ अच्छी तरह से प्रशासन जो था वो नहीं चल रहा था। इसीलिए इसका तीसरा स्तर तैयार हुआ जिसको कि हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम लोग विलेज यानी कि रूरल एंड टाउन को पढ़ते हैं। टाउन का इन दोनों का प्रशासन कैसे किया? जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों से छीनकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लोगों की भागीदारी के साथ स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छे से निपटाया जाता है। इसीलिए इस स्तर की सरकार की आवश्यकता जो है वो पैदा हुई कि भैया केंद्र वाले तो केंद्र के बारे में सोच रहे हैं, राज्य वाले तो सिर्फ राज्य के बारे में जो सोच रहे हैं, जो पंचायतें हैं, जो म्युनिसिपैलिटीज है, उनकी कौन देख रेख करेगा। ठीक है। आपका 1992 में आपका 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसके थ्रू काफी सारे चेंजेस आते हैं एंड इट हैज द चेंज द डायनामिक्स। ओके। डिसेंट्रलाइजेशन 1992 से बहुत सारे कदम उठाए गए, स्थानीय स्वशासन को बढ़ाया गया, आपका इनके बीच जो सहयोग है उसको बहुत अच्छे से बढ़ाया गया। ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसको स्थापित किया गया और ये सभी एक फीचर है जिसके थ्रू की आपका आप देखोगे संघवाद की जो प्रकृति है वो बहुत अच्छे से आपकी बढ़ी है। ठीक है। और जो दोनों है आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो एक डोमिनेंस दिखता था वो कहीं ना कहीं से अब डोमिनेंस आप देखोगे काफी हद तक समाप्त होने की कगार पे आ चुका। तो ये था संघवाद जो कि फुली किस चीज पे कार्य करता है भैया, किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार कार्य करेगी। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। कुछ भी ना समझ में आए तो बताइएगा आप लोग कि हाँ भाई हमें ये चीज नहीं समझ में आई, तो वी आर हियर टू हेल्प यू। ठीक है। आईजीपी का वन शॉट जो है वो आप लोग का अपलोड हो चुका है, मैराथन सेशन, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोगों को क्या करना है, जितने भी वन शॉट और क्लास नोट्स का पीडीएफ है उसको लेने के लिए आप लोग हमारी जो टेस्ट सीरीज है जो कि हम लोगों ने लॉन्च की है उसको आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जितने भी क्लास नोट्स हैं, ठीक है, जितने भी अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो क्लास नोट्स, ठीक है, यूट्यूब की जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी का नोट्स आप लोगों को लाइफ टाइम ड्यूरेशन के लिए फ्री है। ठीक है। जितने भी वन शॉट के हमारे वीडियो होते हैं या उसके जो पीडीएफ होते हैं वो सब कुछ फ्री है, ओनली इन 399 में। ठीक है। अगर आप लोग लेना चाहें तो भैया यहाँ पे नंबर दिया गया है, उसको आप लोग उस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 25 प्लस फुल
लेंथ जो टेस्ट होते हैं आपके सीयूटी पीजी के लिए दिए जा रहे हैं। तो एमए पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या एमए पीजीटी या किसी भी सब टॉप क्या कहते हैं, अगर आप डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का भी तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी अपना ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ये क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बने हैं आप लोगों के लिए, आसान है। ठीक है, ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, जो भी आपके क्या कहते हैं फुल लेंथ टेस्ट हो, चाहे आप जितने भी एमसीक्यू हैं विथ एक्सप्लेनेशन, ताकि आप लोग उसको डाउनलोड करा सके, प्रिंट करा सके। ओके, तो जिनको भी ज्वाइन करना हो वो नीचे दिए गए नंबर 6387204241 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसकी जो प्राइस है वो ओनली 399 है। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।